काफ़ी बचत होगी, क्योंकि ओवरऑल जो बेनिफिट इन कंपनीज़ को मिलेगा, वो डेफ़िनेटली इनका जो अंडर रिकवरीज़ का प्रॉब्लम था, वो सॉर्ट आउट करेगा। तो मेरे ख्याल से नतीजे जो फर्स्ट क्वार्टर के आएँगे, वो शायद थोड़े सॉफ्ट रहेंगे और ये अंदाज़ा मार्केट को पहले से होगा। तो यहाँ पे बीसीएल मुझे लग रहा है कि जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स है, जिनको अभी निवेश करना है और रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, उनको डेफ़िनेटली बीपीसीएल और एचपीसीएल देखना चाहिए। मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक ये शेयर्स पिट चुके हैं और मेरे ख्याल से क्रूड के प्राइसेस जब तक ऊपर रहते हैं, तब तक इमीडिएट अपसाइड तो नहीं, पर डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म अपसाइड आज के न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली एचपीसीएल, बीपीसीएल अच्छे वैल्यूएशंस पे आ चुके हैं और ये अगर ट्रिगर ज़्यादा है, वो आज भी खरीद सकते हैं, लेकिन जिनको थोड़ा रुक के काम करना है, वो थोड़ा सा रुके और उसके बाद यहाँ पे खरीदी की जा सकती है। मानसी, मुझे लग रहा है कि नंबर्स तो डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट है, जैसे कि कोल के कीमत है, पेटकोक के प्राइसेस है, यहाँ पे काफी सिग्निफिकेंट कॉस्ट राइज हो चुका है। मुझे लग रहा है कि ओवरऑल कमोडिटी प्राइसेस में हम जिस प्रकार का ट्रेंड दिख रहा है, अभी ओवरऑल जो ट्रेंड है वो आने वाले दिनों में हमको लग रहा है कि सॉफ्टन होने की बहुत बड़ी चांसेस है, क्योंकि इसके ऊपर प्राइसेस टिक नहीं पाएंगे। और मुझे लग रहा है कि अगर किसी को FY23 का आउटलुक देखना है, तो मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ ऑफ FY23 में काफी अच्छी बाउंस बैक श्री सीमेंट और ओवर होता है। अभी हाल ही में जो अडानी की डील भी हो गई है, इससे मार्केट्स में ये भी रिपोर्ट चल रहे हैं कि प्राइसिंग पावर सीमेंट सेक्टर का काफी स्ट्रांग रहेगा, जो बड़े प्लेयर्स है, और डेफिनेटली इसका फायदा भी ओवरऑल इंडस्ट्री को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अगर स्टॉक में कोई गिरावट आज आपको देखने को मिलती है, तो ये फ्रंटलाइन स्टॉक है और इसमें काफी अच्छा पैसा लोगों ने प्रीवियसली भी कमाया, तो इसको डेफिनेटली खरीदने का एक अप्रोच करना चाहिए। डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ सकता है। एक क्वार्टर के बाद हम नहीं समझते कि कंपनी की लॉन्ग टर्म स्टोरी खत्म हो चुकी है। ओवरऑल सीमेंट एक बहुत बड़ा इनपुट प्लेस ओवरऑल इकोनॉमी में रखता है, और अगर लंबी अवधि की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि कोई भी कमजोरी अगर आज स्टॉक में दिखती है, तो इसको एक्यूमुलेशन करके अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिए। इनका जो टोल कलेक्शंस है वो प्री कोविड लेवल तक पहुंचा है, और मेरे ख्याल से अगर आगे नॉर्मल सी कंटिन्यू रहती है, कोई चौथा कोविड का अटैक आता नहीं है, तो मेरे हिसाब से इनका जो टोल कलेक्शन है वो काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा। डेफिनेटली इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ चुकी है, और जिस प्रकार से अभी गाड़ियों का मूवमेंट हो रहा है, नॉर्मल सी आ रही है, मुझे लग रहा है कि फेयर वैल्यू करीबन 260-275 तक मैनेजमेंट के पास सबसे बड़ी जो पॉजिटिव बात है कि इनके पास सबसे ज्यादा टोल प्रोजेक्ट्स है और काफी प्रॉफिटेबल टोल प्रोजेक्ट्स वो रखते हैं। तो डेफिनेटली इस स्पेस में इनको काफी बड़ा डोमिनेंस भी है। तो आगे चल के जैसे जैसे नए प्रोजेक्ट्स ऐड हो जाएंगे, उससे और कंपनी की बैलेंस शीट, कैश फ्लो और भी अच्छी होगी। तो आई वुड प्रिफर दैट इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदना चाहे, तो एक 6 to 12 मंथ्स का टाइम नहीं। इनफैक्ट डिम्पी, देखिए, बायबैक प्राइस तो बहुत अट्रैक्ट, 2% या 3% की इक्विटी खरीदी जाती है, तो ये कहना रॉन्ग नहीं होगा कि सारे शेयर होल्डर्स के एक्सेप्ट होंगे कि नहीं। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, शॉर्ट टर्म में ट्रेंड पॉजिटिव है। बायबैक जब तक कंप्लीट होता है, तब तक स्टॉक चर्चा में और सुर्खियों में रहेगा, लेकिन उसके बाद मार्केट देखना चाहेगा कि अर्निंग्स ग्रोथ कितनी आ रही है, क्योंकि ओवरऑल हमने भी वाइब्रेंसी दिखाता है। एक क्लासिक एग्जांपल टीसीएस का है, जहां पे 4,500 रुपए में बायबैक हुआ था, बट बायबैक के बाद स्टॉक ठंडा पड़ जाता है। तो मेरे ख्याल से कोई जल्दबाजी ना करे। मुझे लग रहा है कि जिन निवेशकों को यहाँ पे निवेश भी करना है, मेरे ख्याल से बायबैक के बाद हो सकता है कि आपको एक थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिले। हालांकि अर्निंग्स के नंबर्स काफी अच्छे हैं, बट ओवरऑल अगर किसी को लंबा निवेश करना है, तो मैं समझता हूँ कि बायबैक के टाइम पे थोड़ा एक्साइटमेंट ज्यादा होता है, तो उसमें निवेश करना शायद ठीक न रहे। अगर इक्विटी बायबैक होती है, तो उससे कोई बड़ी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन शेयर होल्डर्स की होती नहीं, क्योंकि लगातार बायबैक करने के बाद में ही शेयर में तेजी आती है। तो आई वुड सजेस्ट आप होल्ड करिए, और अगर फ्रेश खरीदी करनी है, तो बायबैक के बाद मौके आपको शायद और मिलेंगे। अजय, मुझे लग रहा है कि देखिए, पावर जनरेशन और यूटिलिटीज का जो बिजनेस है, वो मुझे लग रहा है कि आने वाले साल में भी काफी स्ट्रांग रहेगा। ओवरऑल पावर का कंजम्पशन बढ़ गया है, और पावर जनरेशन की जो टैरिफ्स की जो बात है, वहां पे भी गवर्नमेंट ने एनटीपीसी के पास बहुत ही बड़ी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। इसका डेफिनेटली जो स्पिल ओवर इफेक्ट है, वो आपको आने वाले साल में भी देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये ऐसे स्टॉक्स है जो मार्केट को में काफी वोलेटाइल मार्केट्स में भी काफी स्टेबल पोजीशन दिखा सकते हैं, और ये परफॉर्मेंस तो उम्मीदों से काफी बेहतर है। तो मुझे लग रहा है कि जिनको लंबी अवधि के लिए शेयर खरीदना है, मैं समझता हूँ इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदता है, तो अर्निंग्स ग्रोथ मेरे ख्याल से आने वाले साल में काफी अच्छी रहेगी, और ये कंपनीज को प्राइस टू बुक, अभी भी प्राइस टू बुक वैल्यू काफी रीजनेबली अट्रैक्टिव है। तो अगर साल 1.5 साल का नजरिया है, तो डेफिनेटली पावर यूटिलिटीज में अच्छी आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए क्वालिफाइड स्टॉक।
वेल पोजीशनड है और मुझे लग रहा है कि देखिए जिस प्रकार का नंबर रिपोर्ट में आया था, तो लग रहा है कि आने वाला साल तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात कोर बैंकिंग कल का बढ़ना तय है, लेकिन जो दूसरे बिज़नेसेस है, जैसे कि एएमसी बिज़नेस है, इंश्योरेंस बिज़नेस है, वहाँ पे हमको लग रहा है कि डेफिनिटली अच्छी खासी तेज़ी और अपसाइड देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से इस लेवल पे भी खरीदना चाहिए। अगर किसी को बैंकिंग में एक्सपोज़र लेना है, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक सबसे वेल पोज़ीशन्ड है। आपको एक डेटा बताता हूं, उसके बाद आप बताइए। कोटक बैंक आज डिम्पी ने आपको दिखाया ही एक डेटा में एचडीएफसी ने देखा कि लास्ट 3 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि क्रेडिट ग्रोथ सिस्टम में वो डिपॉजिट ग्रोथ से ज़्यादा हो गई है और क्रेडिट ग्रोथ जो है वो डबल डिजिट की तरफ जा रही है, 8% के आसपास। ये टॉप 4-5 बैंक्स जो अभी तक रिजल्ट दे चुके हैं उनकी हमने क्रेडिट ग्रोथ देखी इस क्वार्टर में। एचडीएफसी बैंक ने 21% की क्रेडिट ग्रोथ की, आईसीआईसीआई बैंक ने 17% की, कोटक बैंक ने 21% की, एक्सिस ने 15% की। अगर ये डेटा को अगर आप देखा जाए कि सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ बढ़ती जा रही है और ये टॉप 4-5 बैंक हैं जिनमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट ग्रोथ दिख रही है, तो आप इसमें किस में बेट लेना चाहेंगे? वैल्यू कहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा बनेगा इन चारों नामों में से? अविनाश? इनफैक्ट अजय, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा जो इंडिकेटर है, जैसे आपने सही कहा कि क्रेडिट ग्रोथ साइकिल अभी डबल डिजिट्स में हो रही है, तो मुझे अभी भी लग रहा है कि यहाँ पे कोटक एज वेल एज आईसीआईसीआई बैंक, ये दो ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे हमको लग रहा है कि मैक्सिमम बेनिफिट क्रेडिट ग्रोथ साइकिल का मिलेगा। इनकी बैलेंस शीट साइज बड़ी है, लोन बुक्स, बट डेफिनेटली अगर रिलेटिव परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक और कोटक में डेफिनेटली आपको अच्छा निवेश का मौका मिलना चाहिए। नॉर्मली जब जीडीपी ग्रोथ 8-9% से बढ़ता है तो फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो कम से कम 14-15% साल में बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली लिक्विडिटी और फंड्स की जरूरत ज्यादा बढ़ती है। तो मेरे ख्याल से बैंकिंग वेरी स्वीटली पोजिशनड है और जिनको लंबी अवधि के लिए निवेश करना है, मेरे ख्याल से ये काफी अच्छा, प्रोवाइडेड आप कम से कम साल 1.5 साल का टाइम फ्रेम आपके इन्वेस्टमेंट आउटलुक के लिए रखें। इनफैक्ट अजय, आपने सही कहा कि ये यूनिवर्टर्स बेसिकली आर्टिफिशियल अपहोल्स्ट्री कार्स में बनाते हैं और मारुति इनका काफी बड़ा कस्टमर है। काफी कंपोनेंट्स में जो बड़ी कंपनीज है जैसे कि सुंदरम फास्टनर्स है, भारत फौज है, मदरसन सुमी है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऑटो में अगर ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं और यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ का बेनिफिट आएगा, तो ऑब्वियसली ऑटो कंपोनेंट का जो काफी बड़ा डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट एक्सपोजर रखते हैं, इनके लिए काफी अच्छी परफॉर्मेंस की एक ट्रेंड चालू हो जाएगी। और ओवरऑल अगर स्टील का मार्केट भी सॉफ्ट होता है तो स्टील की कीमतें भी अगर सॉफ्ट होती है तो इनके लिए ऑब्वियसली रॉ मटेरियल कॉस्ट भी कम होंगे। तो दोनों ही सेक्टर्स में आपको डेफिनेटली अच्छी खासी अर्निंग्स ग्रोथ